हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। सरफेसी एक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे बैंक अपनी रिकवरी करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करना होता है, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप पे हमने जो एक्ट के प्रोविज़न है, अगर उनको फॉलो नहीं किया तो हमारे सारे रिकवरी एक्शन कोर्ट जब बोरोवर अपील में डीआरटी जाता है तो हमारे सारे एक्शन नल एंड वाइड हो जाते हैं। हम इसमें डिटेल में बात करेंगे और एज ए बैंकर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से छोटी छोटी गलतियाँ जो हमसे हो जाती हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो जो चीज़ें जिन पर एज ए बैंकर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरफेसी एक्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। सरफेसी एक्ट 2002 में स्टार्ट हुआ और इसका फुल फॉर्म है सेक्टराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इससे पहले 2002 से पहले जो रिकवरी का प्रोसीजर था वो बड़ा ही लेंदी था और कोर्ट का थ्रू होता था, जिसमें कि बहुत समय लगता था। तो 2002 में सरफेसी एक्ट लागू किया गया। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि सरफेसी एक्ट कहाँ नहीं लगता है, तो किस जगह पे हमें सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड, अगर किसी लोन में हमने सिक्योरिटी के रूप में अगर एग्रीकल्चर लैंड ली है, एज ए सिक्योरिटी कोलेटरल ली हुई है, तो वहाँ पर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी लोन जिसमें कि जिसका सैंक्शन अमाउंट 1 लाख या 1 लाख से कम है तो वहाँ पर सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा। अनसिक्योर्ड लोन, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी बैंक को बोरोवर ने नहीं दी है, वहाँ पर नहीं लगेगा। और ऐसे कोई भी लोन जिसमें कि बोरोवर ने अपना 80% रिपे कर दिया, मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया था और उसने 80 लाख रिपे कर दिया और आउटस्टैंडिंग उसका 20% से कम है, तो हम सरफेसी एक्ट में उसको हम सरफेसी एक्ट के थ्रू रिकवरी नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि सरफेसी एक्ट के क्या स्टेप्स हैं, कैसे हमें शुरुआत कैसे करनी है। सरफेसी एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक में जो स्केल 4 एंड एबव, चीफ मैनेजर एंड एबव के लोग ही इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। ऑथराइज्ड ऑफिसर सरफेसी एक्ट का सारे एक्शन ऑथराइज्ड ऑफिसर एज ए ऑथराइज्ड ऑफिसर लेता है, और ऑथराइज्ड ऑफिसर के लिए डिजिग्नेशन मिनिमम स्केल 4 एंड एबव होना चाहिए। चीफ मैनेजर एंड एबव के ही अधिकारी सरफेसी एक्ट में बोरोवर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो हम इसमें अब बात करेंगे कि स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हमें सरफेसी एक्ट की शुरुआत करनी है। सबसे पहले जैसे ही अकाउंट हमारा खराब होता है, खराब मतलब एनपीए होता है। एनपीए नॉर्म्स पर भी किसी दिन एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें एनपीए के क्या क्या क्राइटेरिया उस पर बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि नॉर्मली 90 डेज तक अगर बोरोवर रिपे नहीं करता अपनी इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल, तो अकाउंट उसका एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद सबसे पहला स्टेप जो है, हम इसमें बोरोवर को 13(2) का नोटिस देते हैं। 13(2) का नोटिस, 13(2) मतलब ये एक्ट का सेक्शन है 13(2), इसमें 60 डेज का नोटिस देते हैं। इसका एक प्रोफार्मा है, उसमें हम बोरोवर का नाम, एड्रेस, प्रॉपर्टी का डिटेल और कितना आउटस्टैंडिंग है उसका 60 डेज का नोटिस हम सर्व करते हैं। ये नोटिस बोरोवर को बताता है कि इतना डिफ़ॉल्ट है और इसको 60 डेज़ के अंदर आपको जमा करना है। ये हम बाई पोस्ट भेजते हैं, अगर बाई हैंड भी हम डिलीवर कर सकते हैं, जिन्हें हम बाई पोस्ट भेजते हैं। और बाई पोस्ट भेजकर उसको, इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बाई पोस्ट करने के बाद उसकी पोस्टल रिसीप्ट हमारे रिकॉर्ड में होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इन सब चीज़ों का जब बहुत उपयोग आता है, जब बोरोवर डिनाई करता है कि मुझे को 32 का नोटिस नहीं मिला। तो 32 का नोटिस हमने 60 दिन का नोटिस दे दिया, 60 दिन तक उसको बोरोवर को टाइम है कि वो अपना रिपे करे। फिर उसके बाद इन 60 डेज में अगर बोरोवर अपना रिप्रेजेंटेशन देता है कि नहीं साहब, ये जो आपने नोटिस दिया है गलत दिया है और इस नोटिस में ये गलत है, अपना ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो ये जो नोटिस होता है, ये नोटिस सेक्शन 13(3)(a) के अंतर्गत एक्ट के एक स्पेशल प्रोविजन है 13(3)(a),
इस 13(3) के एक प्रोविज़न में क्या है कि इस नोटिस का जवाब एज ए ऑथराइज्ड ऑफिसर आपको विद इन 15 डेज देना है, उसका ऑब्जेक्शन का जवाब देना है। अगर हम 15 डेज के अंदर इसका ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देते हैं आफ्टर रिसीट, तो फ्यूचर में बाद में जब हम सारे एक्शन ले लेते हैं तो इसी नोटिस का जवाब ना देने की वजह से कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि सारे रिकवरी एक्शन बैंक के नल एंड वाइड कर दिए जाते हैं। इवन प्रॉपर्टीज सोल्ड आउट होने के बाद भी डिसीजन इस तरीके के आए हैं कि सारे एक्शन को सेट असाइड कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि कोई भी नोटिस, कोई भी आपको रिप्रेजेंटेशन बरोर की तरफ से मिलता है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर को विद इन 15 डेज उसका रिप्रेजेंटेशन का जवाब देना। ये देने के बाद स्टेप 3 जैसे ही 60 डेज का नोटिस हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो हम 13(4) सेक्शन, अगला इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न सेक्शन है 13(4). इसमें हम सिंबॉलिक पोजीशन लेंगे। सिंबॉलिक पोजीशन या फिजिकल पोजीशन, इसमें पोजीशन लेने का है। 60 डेज के बाद हम एक सिंबॉलिक पोजीशन के लिए हम बोरोवर के घर पे जाएंगे और उसके जो आउटर गेट है, आउटर पे उस नोटिस को चिपकाएंगे और साथ में उस डे का न्यूज़पेपर होगा और फोटो उसकी लेंगे, जो कि बिल्कुल क्लियर, इसमें क्लियर पता चले कि पूरी मकान पूरा दिख रहा हो, जो प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज है उसमें नोटिस की डेट, अखबार की डेट आनी चाहिए और इसका रिकॉर्ड हम अखबार की, इसकी फ़ोटो वगैरह हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे कि हमने ये सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया। इस सिंबॉलिक पोजीशन लेने के बाद इसका पब्लिकेशन विद इन 7 डेज हमें न्यूज़पेपर में कराना है। 2 न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, इंग्लिश में। इसमें एक चीज़ बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर में हमें निकालना है वो न्यूज़पेपर सफिशिएंट सर्कुलेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका सर्कुलेशन नहीं है, जिसको नहीं जानते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि बोरोवर को या आम पब्लिक को, लोगों को पता चले कि ये हमारा इसका सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया गया है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि जैसे ही हमने अब ये सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया, सिंबॉलिक पोजीशन लेने के बाद हम अगला स्टेप हमारा होगा कि हम इसकी जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यूएशन कराएंगे और वैल्यूएशन कराएंगे। साथ के साथ सेक्शन 14, जहाँ अगर हमने सिंबॉलिक पोजीशन लिया है तो सेक्शन 14 में डीएम या सीएमएम जो भी वहाँ पर अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन मूव करेंगे फिजिकल पोजीशन के लिए। तो ये उधर हम इसमें हमें ऑथराइज्ड ऑफिसर को एक एफिडेविट देना होता है और ये ध्यान देना होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है किस डीएम या सीएमएम के जुडिशन में आ रही है और 13(2) का नोटिस दिया कि ये हमें एप्लीकेशन मूव करा दी। साथ ही के साथ हमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करानी है जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि उसकी वैल्यू कितनी है। अब वैल्यूएशन होने के बाद वैल्यूएशन में हमें ये ध्यान देना है जो कि ज़रूरी है कि वैल्यूएशन जो है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। उसकी वैल्यू जितनी फेयर प्राइस वैल्यू पे जो वैल्यूएशन आ रही है उसी पे हमें सेल लगानी होगी, क्योंकि बोरोवर इस पे भी फर्दर रेज़ करता, ऑब्जेक्शन रेज़ करता है कि जो जिस वैल्यू पे प्रॉपर बैंक ने ऑक्शन की है उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, उससे कम वैल्यू पर, मतलब जितनी वैल्यू थी उससे कम पे बैंक ने ऑक्शन कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये एक्शन अपने ड्यूज़ अगर बोरोवर पे नहीं करता है तो हम इसमें सेल नोटिस लगाएंगे, सेल नोटिस करेंगे। सेल नोटिस भी हम उसके बोरोवर के प्लेस पे उसको चिपकाएंगे, जाके बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे उसको और उसको अखबार में पब्लिश करेंगे। ये सेल जो है 30 डेज़ का इसमें टाइम मिलता है। 30 डेज़ का से नोटिस का टाइम इसमें 30 डेज़ पर के बाद हम ऑक्शन करेंगे। ये जो सेल नोटिस जो लगाया गया है, सेल नोटिस में 30 डेज़ के अंदर अगर वो
सेल नोटिस लगा दिया, 30 डेज के बाद हम ऑक्शन करेंगे। और ऑक्शन का प्रोसीजर जो है वो आजकल ई विक्रय या ई विक्रय की साइट गवर्नमेंट की बन गई है, जिस पर सभी बैंक्स अपने ऑनलाइन ऑक्शन होती है, और जिसमें जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको हाईएस्ट बिडर को, जो हाईएस्ट बिडर आएगा उसके नाम प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी जाएगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, जब हमने नोटिस अगर हमारा सर्विस नहीं हुआ है, वैसे तो हमने जैसे ही सर्विस किया उसके 7 डेज़ के अंदर सर्विस हो जाता है, लेकिन अगर 7 डेज़ के अंदर सर्विस कंप्लीट नहीं है, इसमें यहाँ ध्यान देंगे पोस्टल रिसीट जो है वो हमको प्रॉपर रिकॉर्ड में रखना है। और अगर सर्विस 7 डेज़ नोटिस नहीं सर्व होता है तो हम फिर से ये कार्रवाई हमको, मतलब ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि सर्विस उसका नोटिस सर्व नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है।